अखाड़े में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हमें क्लास 11 के, ठीक है, क्लास 11 की जो सोशोलॉजी है यानी समाज शास्त्र है, उसके कुल मिलाकर 40 एमसीक्यू टाइप का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और आसानी के साथ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय का प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है। देखिए, भारतीय ग्रामीण समुदाय, तो ग्रामीण समुदाय क्या होता है? नातेदार में होता है। नातेदार यानी परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार में रहते हैं और काल्पनिक नातेदार में रहती है भारतीय ग्रामीण समुदाय। तो कैसे किस तरह का लक्षण रहता है? काल्पनिक नातेदारी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपस से उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, ठीक है। नगरीय समुदाय की क्या विशेषता नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए, चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन। ऑप्शन ए है सामाजिक तथा स्थानीय गतिशीलता, तो यही है कि ये विशेषता नहीं है, सामाजिक तथा स्थानीय गतिशीलता, बाकी सब विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि नगरों की जनसंख्या में विभिन्नता होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। देखिए, नगरों की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है, तो विभिन्नता क्यों पाई जाती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण देखिए, इसमें से कि साम्राज्यवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद कुछ भी नहीं, इनमें से कहीं नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की सही विशेषताओं का चयन कीजिए, ठीक है। नगरीय समुदाय की विशेषता क्या क्या होती है? तो नगरीय समुदाय की विशेषता क्या होती है? सावयवी एकता, यानी सावयवी एकता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में कौन से लक्षण नहीं पाए जाते, ठीक है। ग्रामीण समुदाय में कौन से लक्षण नहीं पाए जाते, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि जातिगत निवास की विभाजन, तो ये लक्षण पाए जाते हैं। काल्पनिक नातेदारी, ये तो पाया जाता ही है। प्रकृति से निकटता, ये भी पाया जाता है, लेकिन आत्मनिर्भरता लक्षण नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है 6 नंबर की ग्रामीण समुदाय में कौन लक्षण नहीं पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्राथमिक संबंध, ऑप्शन बी है द्वितीयक संबंध, ऑप्शन सी है क एवं ख दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ग्रामीण समुदाय में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? ग्रामीण समुदाय में द्वितीयक संबंध नहीं पाया जाता, ये लक्षण नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में, ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में क्या होते हैं? बिल्कुल विभिन्नता पाई जाती है, कुछ अंशों का ही अंतर पाया जाता है, दोनों सही है या सभी गलत है, ठीक है। तो देखिए, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में सभी समानता रहता है, लेकिन कुछ मात्रा में अंतर पाया जाता है, यानी कुछ अंशों का अंतर पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में, ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में क्या होती है? समानताएं भी होती है और विभिन्नता भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक वर्ग विषमता नगर का लक्षण, ये किसका कथन है, ठीक है। अत्यधिक वर्ग विषमता नगर का लक्षण, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था बोगाडर्स। किसके द्वारा कहा गया था? बोगाडर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। देखिए, ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग रहते हैं, काफ़ी सघन क्षेत्र होता है, तो काफ़ी सघन क्षेत्र में जनसंख्या लोग होते हैं, इसलिए ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि नगर निगम की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। नगर निगम की व्यवस्था कहाँ की जाती है? तो नगर निगम की व्यवस्था वहाँ की जाती है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है, ठीक है। तो 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन लाती है बदलाव। सामाजिक परिवर्तन होती है तो कौन सी बदलाव लाती है? तो क्या बदलाव लाती है? राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव लाती है, आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव लाती है और सामाजिक व्यवस्था में तो बदलाव लाती ही है, यानी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 1951 की जनगणना में भारतीय गांव के वर्गीकरण के क्या आधारित अपनाया गया था, ठीक है। 1951 में जो जनगणना किया गया था भारतीय गांव का, तो कौन सा वर्गीकरण अपनाया गया था? तो वर्गीकरण कौन सा अपनाया गया था? जनसंख्या ही अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकावाइबर में नहीं किया गया, ठीक है। नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं किया गया था? किसका उल्लेख नहीं किया गया? पाराबोलिक का उल्लेख नहीं किया गया, बाकी का तरंगे का उल्लेख किया गया, रेखाएं का भी उल्लेख किया गया, चक्रीय का भी उल्लेख किया गया, लेकिन पाराबोलिक का उल्लेख नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि नगरीय समुदाय की विशेषता निम्नों में से है। ठीक है, यहाँ पर कौन है? नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है? तो नगरीय समुदाय की विशेषता क्या हो जाएगा? नगरीय समुदाय की विशेषता ये सामाजिक गतिशीलता का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि नगरीय समुदाय की विशेषता, ये प्रश्न फिर से उसी तरह का रिपीट है, लेकिन ऑप्शन हो सकता है अलग अलग दिया गया है। तो नगरीय समुदाय की विशेषता है, तो नगरीय समुदाय की विशेषता अधिक परिमाण में इकट्ठा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक परिस्थिति एक समुदाय में मनुष्य एवं मानवीय संस्थाओं के प्रतीकात्मक संबंध एवं उनसे उत्पन्न क्षेत्रीय प्रतिमानों का अध्ययन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन कहा गया था लुईस वार्थ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि कोई भी बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण होती है, कथन क्या है? ठीक है, देखिए पर्यावरण मतलब ये कथन कहा गया कि पर्यावरण वह होती है जो कोई हमें बाहरी शक्ति हमें प्रभावित करती है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन कहा गया था लुईस वार्थ के द्वारा ही कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है। प्रश्न है कि संपूर्ण पर्यावरण से हमारा तात्पर्य उस सब कुछ से है जिसका अनुभव सामाजिक मनुष्य करता है, जिसका निर्माण करने में व्यक्ति सक्रिय रहता है तथा उससे स्वयं भी प्रभावित होता है। ये कथन क्या गया? ठीक है, तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहा गया मैकवाइबर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि साइबेरिया के टुंड्रा, सहारा के हमादा अथवा अमेजन के जंगलों में मनुष्य लगभग शून्य है, मनुष्य मतलब ना के बराबर है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यानी शून्य मनुष्य। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहा गया था मैकवाइबर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है 22 नंबर की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, देखिए वायुमंडल में दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी 33%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 23 नंबर की भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हुआ था? भोपाल गैस का विस्फोट हो गया था, जिस कारण बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, बहुत लोग घायल भी हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न 24 नंबर है कि ओजोन की परत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो देखिए ओजोन की परत में भी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, क्योंकि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ओजोन की परत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अभी प्रतिशत में कमी आई है 3 से 4%, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है 25 नंबर की जल प्रदूषण उससे होती है। 4 ऑप्शन है, तो जल प्रदूषण से क्या क्या होती है? दिल संबंधी बीमारियां नहीं होती है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी नहीं होती है, हड्डी संबंधी बीमारियां भी नहीं होती है, लेकिन पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है जल प्रदूषण से, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण से क्या होता है? वायु प्रदूषण क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां वायु प्रदूषण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक पारिस्थितिकी अध्ययन करता है। ठीक है, सामाजिक पारिस्थितिकी किसका अध्ययन करता है? तो सामाजिक पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करता है, यानी मानव समाज और पर्यावरण के संबंध के बीच का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 29 नंबर की कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? देखिए ये कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी लंदन में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की पत्र पूरा किया था? ठीक है, मतलब किस विद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी कार्ल मार्क्स ने? कौन से विद्यालय से? तो जेना से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 32 नंबर है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 33 नंबर है कि एमिल दुर्खिम का जन्म कहाँ हुआ था? तो एमिल दुर्खिम का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न
देख लेते हैं इसमें अगला प्रश्न। इसमें 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न है कि एमिल दुर्खिम का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो एमिल दुर्खिम का जन्म का किस वर्ष हुआ था, 1758 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर है कि एमिल दुर्खिम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मृत्यु पूछा है। ठीक है, तो एमिल दुर्खिम का मृत्यु किस वर्ष हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी रचना है। तो लेबर इन सोसाइटी किसके द्वारा लिखा गया है, तो लेबर इन सोसाइटी लिखा गया है दुर्खिम के द्वारा ही लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 37 नंबर कि मैक्स वेबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मैक्स वेबर का जन्म हुआ था किस वर्ष, 1864 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 38 नंबर है कि मैक्स वेबर के पिता क्या थे। ठीक है, तो मैक्स वेबर के पिता कौन थे, एक मैजिस्ट्रेट थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 है कि मैक्स वेबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो मैक्स वेबर की मृत्यु हुई थी 1920 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 40 नंबर की मैक्स वेबर की मृत्यु किस कारण से हुई थी। ठीक है, तो मैक्स वेबर की मृत्यु हुई थी निमोनिया रोग के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो ये रहा जो आप लोग का सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के 40 MCQ टाइप का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।